एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी करेंगे। सीएम आज 11:30 बजे उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति पेश करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम आवास पर यह कार्यक्रम होगा। इस आयोजन में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन किया जाएगा। नई जनसंख्या नीति अगले 10 सालों के लिए मान्य होगी, मतलब 2021 से लेकर 2030 तक। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर दिया जाएगा। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं और इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा ऐलान किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार यूपी में जल्द ही जनसंख्या नीति लागू करने वाली है। नई नीति से जनसंख्या नियंत्रण करने में मदद मिलेगी। नीति में जनसंख्या नियंत्रण करने वालों को प्रोत्साहित करने के भी प्रावधान रखे गए हैं और ये नीति ऐसे समय में अब आ रही है जब राज्य में अगले साल विधानसभा चुनाव है। वहीं विपक्ष ने इस पर राज्य सरकार की आलोचना की है। विपक्ष का कहना है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण को मसौदा यूपी सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। इसमें लोगों से 19 जुलाई तक सुझाव भी मांगे गए हैं। अगर ये अधिनियमित हो जाता है तो ये प्रस्तावित कानून गजट में प्रकाशित किए जाने के 1 साल बाद लागू होगा। यूपी की आबादी अभी 22 करोड़ है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 का विमोचन करेंगे। साथ ही जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की गतिविधियों की भी शुरुआत की जाएगी। नई जनसंख्या नीति में एक फोकस नवजात शिशुओं और मातृ मृत्यु दर कम करना भी है और नई नीति के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम में अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाया जाएगा। वहीं सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था भी की जाएगी। इसी के साथ उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए नवजात और मातृ मृत्यु दर को कम करने के साथ साथ नपुंसकता और बांझपन की समस्या के लिए भी सुलभ समाधान उपलब्ध कराने पर भी फोकस किया जाएगा। तो विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी कर रहे हैं। दिवस के मौके पर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी करेंगे। सीएम आज 11:30 बजे उत्तर प्रदेश में ये जनसंख्या नीति जारी करेंगे और इस दौरान उनके आवास पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का भी जिक्र होगा, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि नई जनसंख्या नीति अगले 10 सालों तक के लिए मान्य रहने वाली है, यानी कि 2021 से लेकर 2030 तक ये जनसंख्या नीति मान्य रहने वाली है। इसमें जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूकता से लेकर परिवार नियोजन को बढ़ावा देने और हेल्थ क्लब बनाने पर जोर दिया जाएगा। चलिए इसी पर चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आरबी उपाध्याय जी मौजूद हैं। उपाध्याय साहब, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। सर, सबसे पहले जिस तरीके से हमने कल भी बात की थी इसको लेकर, लेकिन आज अब योगी सरकार जनसंख्या नीति अपनी जारी करने जा रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, जनसंख्या नियंत्रण नीति वक्त की जरूरत है। जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है और इतना दबाव हमारे संसाधनों पर है कि हम चाहते हुए भी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं दे पाते हैं। मातृ मृत्यु दर है या नवजात मृत्यु दर है या टीकाकरण है या शिक्षा है, ये बहुत सारे जो आयाम हैं उनकी जो संसाधन है वो कम पड़ जाते हैं। जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है, जिस रेतों में बढ़ रही है वो चिंता का विषय है। पर्यावरण के लिए भी, देश के लिए भी, एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जनसंख्या नियंत्रण करने के साथ अच्छी प्रदान की जा सकती है। आप देखेंगे भारत की जनसंख्या जिस रेतों से बढ़ रही है
लेकिन संसाधन तो वही सीमित हैं। संसाधनों को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाया जा सकता, चाहे भूजल है, चाहे दूसरी चीजें हैं, तो कहाँ है? आप देखेंगे नदियां सारी प्रदूषित हो चुकी है, पीने के पानी की किल्लत है, खाने के लिए बच्चे, आप देखेंगे हम सब बच्चों को जो एक पौष्टिक आहार वो नहीं दे पाते हैं ना। जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, ये बात हमें बिल्कुल समझनी है। और लेकिन इसके लिए जी उपाध्याय साहब, विपक्ष अब इस पर सरकार की आलोचना पर उतर आया है। हमने पहले ही कल जिक्र किया था कि इस पर कोई ना कोई मुद्दा जरूर उठेगा, और इसी में कल अब विपक्ष ने भी इसकी आलोचना की है। उसको लेकर आप क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए, विपक्ष चाहे अगर सरकार कुछ भी काम कर रही है उसको लेकर लगातार आलोचना करता जा रहा है, लेकिन विपक्ष को ये होना चाहिए कि जहाँ सरकार का काम अच्छा है वहाँ सरकार को सराहना भी चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना, विरोध करना, लेकिन मुस्कान अच्छा हो कि जो मूलभूत मुद्दे हैं उन पर कोई राजनीति न हो। जो देश की भलाई के लिए, राष्ट्र को मजबूत करने के लिए जो भी फैसले लिए जाते हैं उनका समर्थन करना चाहिए। बिल्कुल, राजनीति करिए, पेट्रोल के ऊपर करिए ना, डीजल के ऊपर करिए, महंगाई के ऊपर करिए, बहुत सारे मुद्दे हैं उनके ऊपर राजनीति विपक्ष को करनी चाहिए, सड़क पर आना चाहिए। वहां विपक्ष राजनीति करता हुआ नहीं देखता है। ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर, मानिए जनसंख्या नियंत्रण, देखिए सरकारें आएंगी चली जाएंगी, आज सत्ता में कोई है कल कोई और होगा, आज कोई और था, तो ये नहीं है। जनसंख्या अगर नियंत्रण में रहेगी, जनसंख्या नियंत्रण रहेगा, आबादी का रेशो जिस तेजी से बढ़ रहा है वो नहीं बढ़ेगा, तो हम अपनी योजनाओं को अच्छी तरह क्रियान्वय कर पाएंगे और जो हमारे संसाधन हैं उन पर उतना लोड नहीं पड़ेगा। तो ये सभी सरकारें चाहती हैं। देखिए, मान लीजिए आज जो विपक्ष है कल वो सत्ता पक्ष में था तो वो भी चाहता था जनसंख्या नियंत्रण हो, ये नहीं है कि वो नहीं चाहता था, बिल्कुल वो नहीं कर पाया। मान लीजिए आज जो सत्ता में है वो करना चाहते हैं तो उसका समर्थन करना, अपने सुझाव देने चाहिए कि इस तरह से नहीं है, इस तरीके से आप कर लीजिए और इस तरह जनसंख्या नियंत्रण होगा, वो ज्यादा ठीक होगा। बिल्कुल, तो क्योंकि हमने तमाम बार उपाध्याय साहब बात की है तालमेल को लेकर, अभी भी तालमेल की ही कमी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अगर विपक्ष जो ये मुद्दा है इस पर एक साथ आए और सरकार की सराहना भी करे और उसके साथ उनको और सुझाव भी दे, तो शायद ये जो जनसंख्या नीति होगी इसमें और जो सुझाव ऐड किए जाएंगे और ज्यादा अच्छी ये नीति बन पाएगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुझाव दिया कि अगर मान लीजिए विपक्ष सही सुझाव दे, मैं पहले ही कह चुका हूँ, और सकारात्मक, देखिए एक तो विरोध हो गया, विरोध नकारात्मक हो गया कि भाई नहीं ये ऐसा न करें, यानी रोड़ा अटकारें आपकी जनसंख्या नियंत्रण न हो, जनसंख्या विस्फोट ऐसे ही होता रहे, जनसंख्या ऐसे ही बढ़ता रहे, ये किसी के हित में नहीं, न लोगों के हित में है, न राज्य के हित में है और न राष्ट्र के। तो हमें सोचना होगा और सिर्फ राजनीति के लिए विरोध करना ये जायज नहीं। मैं मानता हूं लोकतंत्र में विरोध का अधिकार आपको है, लेकिन विरोध के लिए मैंने जैसा कहा पहले भी कहा है और फिर वही कहूंगा कि मुद्दे बहुत सारे हैं विरोध के लिए, उन मुद्दों पर विरोध करिए आप, तो जनता भी आपको हाथों हाथ लेगी, जनता भी आपकी सराहना करेगी। बड़ा दुख होना चाहिए कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में नवजात शिशु मारे जाते हैं, मृत्यु दर कितनी ज्यादा है, हम सही इलाज या टीका नहीं दे पाते, वो चिंता का विषय होना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, बजाय इसके कि जो एक अच्छा कदम है जनसंख्या नियंत्रण आप उसका विरोध कर रहे हैं, ये कहीं से जायज नहीं ठहराया जाए। लेकिन उपाध्याय साहब ये देखिए कि ये जो जनसंख्या नीति है ये 10 साल के लिए मान्य होगी, तो क्या 10 साल ज्यादा लंबे समय नहीं है? क्योंकि अगर हम पहले इसको थोड़े कम समय के लिए अगर लागू करते हैं तो उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। देखिए, इस तरह के सुझाव दिए जा सकते हैं और इस तरह के सुझाव सरकार को आत्मसात भी करने चाहिए, सरकार को मानने भी चाहिए। ये एक अच्छी पहल हो सकती है, लेकिन अगर आप उसी में खामियां निकालेंगे कि भी ये ठीक नहीं कि आप जनसंख्या नियंत्रण कानून ला रहे हैं,
उसको जायज नहीं ठहराया जाता। हमारी माँ बहनें कुपोषण की शिकार होती हैं, आप देखेंगे उनका किस तरह का स्वास्थ्य होता है, बिल्कुल। और बच्चों को जन्म देती हैं, तो वो बच्चे फिर भविष्य में क्या बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। चिंता का विषय वो होना चाहिए, न कि चिंता का विषय ये हो कि भी जनसंख्या नियंत्रण कानून न लाए। ये सबसे बड़ी विडंबना इस देश की है कि विपक्ष रचनात्मक पहल नहीं करता है। बिल्कुल। जो रचनात्मक मुद्दे हैं उन मुद्दों पर राजनीति हो वो ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं उपाध्याय साहब जिनका हम अगर जिक्र करें तो वाकई विपक्ष की जो भूमिका है वहां पर वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब कश्मीर मुद्दे की बात ले लीजिए 370 की, जिसमें अभी कमलनाथ जो पूर्व सीएम थे उनका बयान आया था कि अगर कांग्रेस आती है तो 370 को बहाल करने में विचार किया जाएगा, लेकिन जो जिस धारा से वहां के लोगों को सहूलियत नहीं मिल रही है उसको हटाने से अगर सहूलियत मिली है तो आखिर क्यों विपक्ष इस तरह की बयानबाजी करता है? लोग वहां के खुश हैं? क्या वाकई आजादी दिलाने वाली पार्टी को आजादी हजम नहीं हो रही है? इस तरीके की जनसंख्या नियंत्रण भी हमारा जरूरी है। देखिए, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे कश्मीर का मुद्दा हो, मान लीजिए वो लोग कहते हैं कि भी हम कश्मीर में 370 वापस ले आएंगे, कल को वो कहने लगेंगे राम मंदिर को तोड़वा के मस्जिद बना देंगे वहां पर। तो देखिए, जनता जवाब देती है। जनता ने इस तरह की राजनीतिक पार्टियों को हाशिए पर खड़ा कर दिया है। जनता उन्हें अब वोट नहीं करती, तो उनको चिंता इस बात की होनी चाहिए कि जनता का विश्वास किस तरह जीता जाए। देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एक वर्ग, एक समुदाय विशेष के लिए अगर आप राजनीति करेंगे तो आप सत्ता में नहीं आ सकते मुस्कान। ये बात आपको भली भांति याद रखनी। बिल्कुल जी जी। उपाध्याय साहब, इसके साथ साथ देखिए जनसंख्या नियंत्रण नीति तो आज लागू होगी, इसके साथ साथ स्थिरता पखवाड़े का भी एक ऐलान आज किया जाएगा, उसका उद्घाटन किया जाएगा। ये जो स्थिरता पखवाड़ा है, जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा, इसे आप किस तरीके से देखते हो और क्या कुछ इसमें अहम रहने वाला है? देखिए, लोगों में जागृति आएगी, जागृत किया जाएगा। जो पखवाड़े मनाते हैं, इस तरह के जो भी इवेंट्स होते हैं, उनके पीछे उद्देश्य ये होता है कि जनता को जागरूक किया जाए। जनता में जागरूकता आएगी तो इस तरह का जो भ्रम की स्थिति पैदा विपक्ष कर रहा है, जो विरोध कर रहा है, वो परवान नहीं चढ़ेगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगी उपाध्याय साहब आपके पास। हमारे साथ संदीप चौधरी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। धन्यवाद मुस्कान जी। संदीप जी, जिस तरीके से अब जनसंख्या नीति जो है वो योगी आदित्यनाथ आज जारी करने जा रहे हैं, 10 साल का इसका समय होगा, 10 साल के लिए मायने होगी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से जो जनसंख्या कानून लाने की बात हो रही थी, जनसंख्या देश के लिए तो बल्कि दुनिया के लिए एक अभिशाप है, और इसके टाइम पे चर्चा भी होती रही, और आज की तारीख में ये देश में एक मुद्दा भी बन चुका है। और भारतीय जनता पार्टी ने इसके बारे में लगातार बात भी की है कि हमारे एजेंडे में शामिल है और जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए। जनसंख्या कंट्रोल होने से बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोल में हो सकती है। आज की महंगाई पे कंट्रोल हो सकता है। जिस तरीके से आज शिक्षा के लिए बच्चे परेशान हैं, जो स्कूलों में दाखिले नहीं होते, जिस तरीके से रोजगार की समस्या है, वैकेंसी लिमिटेड होती है, तो उन सब चीजों पे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं, बसों में आप चलेंगे, ट्रेन में आप चलेंगे, आपको कोई जगह नहीं मिलती बैठने के लिए, आपको सीटें चाहिए, तो ये सब चीजें जनसंख्या कंट्रोल से संभव है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जनसंख्या पे काम होना चाहिए, सरकार को काम करना चाहिए, और इसका हम सबको आगे बढ़कर स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, हमें स्वागत करना चाहिए और हम स्वागत कर भी रहे हैं चौधरी साहब, लेकिन देखिए विपक्ष इस पर एक बार फिर से आलोचना पर उतर आया है। सरकार की आलोचना और जनसंख्या नीति की आलोचना विपक्ष कर रहा है। मुस्कान जी, ये दुर्भाग्य है देश का कि आप एक अच्छे सब्जेक्ट पे, अच्छे विषय पे आपको चर्चा करनी चाहिए और उसको सोचना चाहिए, लेकिन इस तरीके की देश में राजनीति होगी कि जनसंख्या पे कानून नहीं आना चाहिए या जनसंख्या पे बात नहीं होनी चाहिए, तो मैं मानता हूँ ये राजनीति का गिरता स्तर है। इसमें किसी एक पार्टी को इसकी खिलाफत नहीं करनी चाहिए, बल्कि इस पर सबको बैठ के सबको अपना सुझाव भी देना चाहिए और सर्वसम्मति से इस पे काम होना चाहिए।
बिल्कुल, और होना ज़रूरी भी है। चौधरी साहब, उपाध्याय साहब आपके पास आना चाहूँगी। हमने पहले भी इस बात में ज़िक्र किया था। देखिए, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाता है, तो सिर्फ़ इससे जनसंख्या ही नियंत्रण में नहीं आएगी, हमारे साधन जो सीमित हैं, जो उनमें थोड़ी राहत मिलेगी और उससे बेरोज़गारी, भुखमरी, ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम चीज़ें खत्म हो जाएगी और कहीं न कहीं इनको भी सुधारने में एक बड़ी मदद मिलेगी जनसंख्या नीति से। बिल्कुल मुस्कान, आपने सही कहा। देखिए, सरकार की जो नीति है उसके पीछे उद्देश्य भी यही है और इस बात को सभी जानते हैं। समाज का अंतिम व्यक्ति भी, समाज का हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि जनसंख्या नियंत्रण बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो रोजगार हो, और देखिए देश भी मजबूत होगा। आप देखेंगे अगर जनसंख्या सीमित रहेगी तो सीमित संसाधनों में जो सीमित जनसंख्या है उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज हालात ये हैं, कहीं भी एक समस्या ले लीजिए, मान लीजिए प्रदूषण है, जनसंख्या इतना ज्यादा हो गई है कि नदियां प्रदूषित हैं, वायु प्रदूषित है, संसाधन सारे प्रदूषित हो चुके हैं। आगे आने वाली जनरेशन किस तरह सांस ले पाएगी, स्वच्छ हवा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी, स्वच्छ जल पानी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, ये बहुत सारी समस्याएं मुंह आए खड़ी हैं। और देखेंगे जिस स्पीड के साथ भारत की जनसंख्या बढ़ रही है, बहुत चिंता का विषय है, हम सबके लिए चिंता का विषय है। बिल्कुल 130 करोड़ की आबादी, सीमित संसाधन। आप देखेंगे विश्व में बहुत सारे देश हैं जिनकी जनसंख्या सीमित है और वो अपने जो नागरिक हैं उनको अच्छी सुविधाएं दे पा रहे हैं, उनका जीवन स्तर काफी हमसे ऊंचा है। हमारे यहाँ के नागरिकों का जीवन स्तर उतना अच्छा और उतना ऊंचा नहीं है। इसके लिए कोई ना कोई तो पहल करेगा, सिर्फ आप उसके लिए विरोध करें। कल आप सत्ता में थे तो आप भी चाहते थे। एक चीज और है कि यानी ये नहीं है कि ये नहीं चाहते थे, ये लोग भी चाहते थे। बिल्कुल, और ये एक उदाहरण है उपाध्याय साहब दोहरी राजनीति का कि अगर आप सत्ता में हैं तो आप ये सब कर सकते हैं, लेकिन अगर विपक्ष करना चाहेगा, जो सत्ता में है वो करना चाहेगी, तो विपक्ष इस पर हमलावर होगा। ये दोहरी राजनीति का एक परोक्ष परिणाम है जो हम अब देख रहे हैं। उपाध्याय साहब, आपसे मैं दोबारा रुक करूंगी आपका। जी, मैं चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जो जनसंख्या नीति है, ये अब हमारे देश ने एक बड़ा कदम उठाया है। योगी राज में इस तरीके के कानून लागू हो रहे हैं, लेकिन हमें इनका स्वागत करना भी चाहिए, क्योंकि देखिए कई ऐसे अन्य देश भी हैं, जैसे आप नॉर्थ कोरिया ले लीजिए और चीन ले लीजिए, कई ऐसे, जापान में ऐसे कानून लागू है जनसंख्या नीति को लेकर, जहां पर जनसंख्या कंट्रोल में है और उसके बाद जो तमाम चीजें हैं, वहां के संसाधन है, उसका लोग बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग भी कर रहे हैं। देखिए मुस्कान जी, आप न केवल चीन की बात कीजिए, दुनिया की किसी भी डेवलप कंट्री की आप बात कीजिए, सबसे पहली चीज जनसंख्या, वहाँ पे जनसंख्या कंट्रोल में है, उनके संसाधन असीमित हैं। और हमारे यहाँ पे आप देखिए, अगर घर से निकल करके आप चलेंगे, आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो हॉस्पिटल में भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा। अगर आपको दवाई लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, आपको इमरजेंसी में भर्ती होना तो वहाँ आपको लाइन में पड़ेगा। आप ट्रेन में जाएंगे, वहाँ आपको लाइन में लगने लगेगा। आप एरोप्लेन से कहीं जाना चाहेंगे, वहाँ आपको लाइन में लगना पड़ेगा। तो ये सब जनसंख्या की वजह से, अगर हमारी जनसंख्या कंट्रोल होगी तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान भी देश के सर्वोपरि कंट्रीज में, सर्वोपरि देशों में शामिल होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। उपाध्याय साहब, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, चौधरी साहब ने भी बहुत ही अच्छी बातें कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अब ये जो चीजें हैं, इनको सुधार जरूरी है। हर देश में जनसंख्या नीति जो है वो लागू ना भी हो तो भी जो जनसंख्या है वो कंट्रोल में है, और अब भारत को वाकई इस चीज की जरूरत है कि अब जनसंख्या कंट्रोल में आनी ही चाहिए। देखिए, बिल्कुल जरूरत है और हमें विदेशों से सीखना चाहिए। चाइना को आप देखेंगे जिस तरीके से आबादी को कंट्रोल किया है और जिस तरीके से विकास के पथ पर अग्रसर चाइना हुआ है, तो हम सब लोगों को उन देशों से सीखना चाहिए। बजाय इसके कि ओछी राजनीति करने के, हमें सकारात्मक राजनीति करनी चाहिए। आपने भी कहा मुस्कान, और हमारे दर्शक भी समझते हैं कि ये जो जनसंख्या विस्फोट है बहुत दर्दनाक है। जैसा अभी चौधरी साहब भी, हर जगह लाइन। आप सड़क पर देखिए, पैर रखने को जगह नहीं। सब्जी मंडी में चले जाइए, पैर रखने को जगह नहीं है। कहाँ जा रहे हैं हम? कैसा भारत बनाना चाहते हैं? हम कैसा अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं? ये देखना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा।
और बिना जनसंख्या नियंत्रण के हम अच्छा जीवन यापन नहीं कर सकते, ये सबको सोचना पड़ेगा। और देखिए, सभी उपाध्याय देशों ने साहब किया। देखिए, विपक्ष की इसमें जो भूमिका रही है, अब जिस तरीके से आलोचना शुरू हो गई है, हालांकि ये शुरुआत है, आगे भी विपक्ष इसको लेकर, इसको रोकने के लिए बहुत तमाम अपनी कोशिशें करेगा, लेकिन ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। और कहा जा सकता है इसको लेकर कि अगर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई रोक रहा है तो बाहरी ताकतें तो दूर की बात है, हमारे अंदर की ही जो खामियां है वो हमारे देश को बढ़ने से रोक रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा। देखिए, देश बढ़ेगा कहां से जब आप हर बात पर राजनीति करेंगे। देखिए, विरोध करने का सकारात्मक रवैया नहीं अपनाएंगे, जो अच्छे फैसले हैं उनका स्वागत नहीं करेंगे, या आप सहयोग नहीं करेंगे, तो कैसे हो पाएगा। देखिए, सरकारें अकेली नहीं है, जनता का भी दायित्व है। जनता भी जो अच्छी पॉलिसियां उनका समर्थन करे, तब परिणाम सुखद आएंगे। बिल्कुल। मैं लौटूंगी उपाध्याय साहब आपके पास। हमारे साथ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ है उत्तर प्रदेश से। प्रदीप जी, जिस तरीके से अब आज जनसंख्या नीति लागू होने वाली है 11:30 बजे, इसका जो जारी है वो सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, किस तरीके की तैयारियां इसको लेकर? फैसला इसका स्वागत होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो आज ये जो कानून आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी 2-3 चीजें जो है वो मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। इसमें सबसे बड़ी बात है कि नगरीय निकाय चुनाव से पूर्व जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की तैयारी सरकार की है। नियम तोड़ने पर जो अधिकारी हैं और जो कर्मचारी हैं उनकी नौकरी दी जाएगी। इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट रीजन जो सामने निकल के आया है वो ये है कि आयोग ने 2 से अधिक बच्चों वाले लोगों के लिए स्थानीय निकाय चुनाव, नगर निकाय से लेकर पंचायत चुनाव तक पर उनकी जो लड़ाई है, जो वो लड़ते थे, उस पे रोक लगाने की तैयारी की है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021 का जो मसौदा तैयार किया गया है, उसमें लोगों की यह जिम्मेदारी तय करने के लिए बोला गया है कि राज्य सरकार के दायित्व जो होंगे वो उसके साथ मिलकर चलेंगे। आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का प्रारूप अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर 19 जुलाई तक सुझाव मांगा है। अभी इस पे तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे सुझाव मांगा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पहले के बाद दूसरी प्रेगनेंसी में किसी भी तरह से अगर 2 या उससे अधिक बच्चे होते हैं तो उन्हें एक ही माना जाएगा। मतलब अगर हम सरकारी रिकॉर्ड की बात करें तो 3-4 जितने भी बच्चे होते हैं, लेकिन उनको तो मतलब एक के बाद 2 ही, मतलब 2 के बाद तीसरा नहीं माना जाएगा। पहला दूसरा दोनों बच्चे अगर निःशक्त हैं तो तीसरी संतान पर सुविधाओं का जो वंचन होगा वो नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि पहला बच्चा भी सुरक्षित है, ठीक है, दूसरा बच्चा भी सुरक्षित है, ठीक है, जो तीसरा बच्चा होगा उसको जो 2 सुविधाएं मिलनी चाहिए आगे अपने 2 भाइयों के साथ या 2 बहनों के साथ, वो सुविधाएं तीसरे बच्चे को नहीं मिलेंगी। चौथा, अगर हम करें चौथे की बात करें तो यदि 2 बच्चों में एक बच्चा किसी निसंतान दंपत्ति को विधि पूर्वक गोद दे दिया जाता है तो तीसरे बच्चे को वह छूट मिलेगी। मतलब ये कि पहले अगर 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे अगर सशक्त हैं तो उसके बाद तीसरे बच्चे को कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन अगर माता पिता या स्वजन अपने उस दूसरे बच्चे को किसी को गोद दे देते हैं तो जो तीसरा बच्चा होगा उसको वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो दूसरे बच्चे को मिलनी चाहिए। तो मिला-जुला के प्रदीप जी, देखिए, ये जो तमाम नीति की खूबियां हैं ये वाकई बहुत सराहनीय है और ये सब चीजें होनी भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सुविधाओं के अभाव अगर होगा तो जो जनता है वो भी इन चीजों को समझेगी और जनसंख्या भी नियंत्रण में आएगी। लेकिन अब देखिए, विपक्ष इसको लेकर एक बार फिर से आलोचना पर उतर आया है। क्या कुछ विपक्ष उत्तर प्रदेश में कर रहा है? देखिए, अगर हम विपक्ष की बात करें, विपक्ष कभी भी जो सत्ता पक्ष होता है, सत्ता पक्ष की जो नीतियां होती हैं, जो उसके बनाए गए कानून होते हैं, उस पर वो हावी होता है, उस पर वो हल्ला बोल करता है, तमाम तरह से विरोध दर्ज करता है और इस क्रम में इसके विरोध दर्ज शुरू हो गए हैं। हालांकि जो सरकार है, जो नीति आयोग है, उसने अभी इसके सुझाव मांगे हैं। तमाम इसमें चीजें हैं जो इस बिल में जो बदली जानी जरूरी है, अभी बदली जानी बाकी है। इन्होंने एक मसौदा तैयार किया, उस मसौदा पे इन्होंने एक आइडिया मांगा है, जो तमाम बुद्धिजीवी लोग हैं, जो तमाम विपक्ष के भी लोग हैं, उनसे भी मांगा गया है। लेकिन इस पे जो विपक्ष है वो सिर्फ एक राजनीति कर रहा है। वो उस पूरे जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर किसी एक दूसरे मुद्दे पर, किसी एक दूसरे वर्ग विशेष पर पूरे प्रदेश का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो नीतियां बनती हैं, ये जो कानून है, ये जो बिल है, इस तरीके से जनसंख्या नीति अब आज जारी की जाएगी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा, उसे पर हम चर्चा कर रहे हैं। समय की कमी है, उपाध्याय साहब आपसे आपका आखिरी रिएक्शन चाहूंगी सर। देखिए, सुझाव मांगे गए हैं और अगर मान लीजिए विपक्ष को राजनीति करनी है, सुझाव दें अपने। अगर अच्छे सुझाव हैं उनका समायोजन होगा,
सुधार होगा। और देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। आप अच्छे सुझाव देंगे, मान लीजिए कोई कानून बनता है और कानून में कुछ खामियां हैं, तो उनमें सुधार होता है, बदलाव होता है। लेकिन जो मूल भावना है उसके साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। जनसंख्या नियंत्रण जरूरी था, जरूरी है और जरूरी रहेगा। बिल्कुल, ये समय की आवश्यकता है, ये देश की आवश्यकता है, जनता की आवश्यकता है, सरकारों की आवश्यकता है। ये सबके लिए जरूरी है। और देश संप्रदाय के हिसाब से नहीं चलता, देश धर्म के हिसाब से नहीं चलता। मैं फिर वही कहूंगा, ये देश कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। सिर्फ आप तुष्टीकरण की राजनीति के लिए राजनीति करेंगे तो आप कभी सत्ता में नहीं आ सकते। ये भी आपको याद रखना। बिल्कुल, और ये देखना अहम भी होगा कि किस तरीके से अब जनता इसको लेती है। बहुत शुक्रिया उपाध्याय साहब हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। प्रदीप जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमें देने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से अब देश भर में जनसंख्या नीति यूपी में लागू की जाएगी, लेकिन देश भर की जो जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए उत्तर प्रदेश में ये नीति लागू की जा रही है। और इसी को देखते हुए अब देखना होगा कि विपक्ष की क्या भूमिका इसमें रहने वाली है और इसी के साथ साथ जनता इसको किस तरीके से लेती है, क्योंकि जनता ही सर्वोपरि है और इसलिए जनता इसको किस तरीके से लेती है ये जानना भी अहम होगा। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण को फिलहाल रोकना संभव नहीं हो पा रहा है, लेकिन जिस तरीके से संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि पहले ये संक्रमण कम हुआ था, लेकिन अब ये संक्रमण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और इसको देखते हुए एक गणितीय स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर तो चली गई है, लेकिन रिप्रोडक्टिव नंबर या आर नंबर में अप्रैल के मध्य के बाद पहली बार बढ़त देखने को मिल रही है। आर नंबर ये बताने वाला ये एक संकेतक है कि आखिर कितनी तेजी से कोविड-19 महामारी फैलती है। इसके मुताबिक देश में पिछले कुछ दिनों से एक्टिव कोरोना केस की संख्या में गिरावट धीमी हो गई है। आर नंबर को एक तरह का गणितीय अनुमान भी कहा जा सकता है। आर नंबर इसकी गणना करता है कि कोरोना वायरस से पहले से संक्रमित लोगों के संपर्क में आने से कितने लोग अब संक्रमित हुए हैं। ये आर नंबर जून के आखिरी हफ्ते तक घट रहा था, लेकिन 20 जून से 7 जुलाई के बीच के समय में ये तेजी से बढ़ा। ये जानकारी चेन्नई के इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के शोध से पाई गई है। इसका नेतृत्व सत्यभ्रा सिन्हाल ने किया है। इसमें पाया गया कि 20 जून से 7 जुलाई के बीच पूरे देश की ओर आर वैल्यू 0.88 थी। ये आर वैल्यू 15 मई से 26 जून के बीच 0.78 थी। इसका मतलब ये हुआ कि हर 100% संक्रमित लोगों का समूह अब औसतन 88 लोगों को संक्रमित कर रहा है। यानी कि अगर एक जगह पर 100 संक्रमित हैं तो वो और 88 लोगों को संक्रमित करेंगे। देश में सबसे गंभीर स्थिति केरल की है। राज्य में आर वैल्यू 1.1 है। देश के कुल नए कोरोना केस में केरल की हिस्सेदारी जो है वो करीब 1/3 है। अब एक और जहां अधिकांश राज्य में कोरोना के नए केस घट रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केरल में ये रोजाना 11,000 से 13,000 के बीच आ रहे हैं। गणना के मुताबिक महाराष्ट्र में आर वैल्यू 1 होने का अनुमान जताया गया है। तो देश भर में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हाल ही में ये जो संक्रमण है वो कुछ हद तक रुका था, मामले कम आने लगे थे, आंकड़े कम हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो आंकड़े बढ़ने लगे हैं उसको लेकर अब देश में कोरोना संक्रमण को लेकर की गई गणितीय स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना की दूसरी लहर तो चली गई है, लेकिन रिप्रोडक्टिव नंबर या आर नंबर में अप्रैल के मध्य के बाद पहली बार बढ़त देखने को मिली है। रिप्रोडक्टिव नंबर जो है वो एक गणितीय संकेतक है जो ये बताता है कि कितनी तेजी से कोविड-19 महामारी फैलती है। और अब इसमें निकलकर सामने आया है कि अगर 100 संक्रमित हैं तो वो आगे 88 लोगों को संक्रमित करेंगे। यानी कि अब की जो स्थिति है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी केरल की है। इसी पर चर्चा करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर आर.एन. टंडन मौजूद हैं। टंडन साहब, बहुत स्वागत है आपके एनपी न्यूज पर। सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जो रिप्रोडक्टिव वैल्यू अब सामने आई है इसकी क्या कुछ अहमियत अभी हमारे आगे हमें मिल सकती है? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये होती है, जो हम इस तरीके के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं तो उसमें हमें प्रेडिक्शंस के ऊपर ध्यान देना होता है कि क्या क्या चीज़ें हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं और इनसे क्या हम ड्रॉ करते हैं।
तो रिप्रोडक्टिव वैल्यू के हिसाब से ये कि जो एक है वो कितनी तेजी से दूसरों में फैल सकता है और कितने लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी ये प्रोबेबिलिटी जो जैसे शुरू में कम होती है, जो नंबर कम हो रहे थे, पर अब अचानक से 34,000 के बाद से आपके नंबर 45,000 की रेंज में पहुंचना शुरू हुआ, यानी कि ग्रेजुअल डिक्रीज जो था वो रुक सा गया और बीच में थोड़े थोड़े नंबर बढ़ते थे। तो ये प्रॉब्लम इस तरीके की आएंगी, जैसे अभी भी ये हो रहा है कि केरला में ये वैल्यू ज्यादा है क्योंकि वहाँ पे नंबर्स जो हैं रोज के हिसाब से बढ़ रहे हैं, 10 से 13,000 की रेंज में चल रहे हैं, रफली 12 के ऊपर ही रोज आ रहे हैं। तो इस तरीके की जो भी कैलकुलेशन होती हैं उनसे हमें प्रेडिक्ट करने में ये रहता है कि ये इस तरह से बढ़ेगा और इस तरह से इन्फेक्टिविटी फैलेगी। हमेशा शुरू से ही यही चल रहा है और वही प्रेडिक्टिविटी और इनके ऊपर ही कैलकुलेशन के ऊपर भी आपके सामने ये सब थर्ड वेव के प्रेडिक्शन भी इसी के आ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ कैलकुलेट किया जा रहा है साइंटिफिकली और मैथमेटिकली। तो उसके अंदर हमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है और क्या क्या हो रहा है उसको देखना पड़ता है। और जो भी नया वेरिएंट आ रहा है उसके साथ में यही चीजें आ रही हैं कि उनमें ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा है, यानी कि वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं और लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। अगर हमें आगे इस थर्ड वेव का, जिसका प्रेडिक्शन ऑलरेडी हो चुका है और उसका लगता है जैसे थोड़ा बहुत हमें दिखाई देने लगा है कि कहीं कहीं पर नंबर बढ़ना शुरू होते हैं, और खास करके जब नए वेरिएंट आने लगते हैं तो वो और एक दहशत पैदा करते हैं। तो टंडन साहब, ये जो वैल्यू अब सामने आई है इसको कम करने के लिए हमें क्या कुछ आगे करना होगा? क्योंकि केरल की बात करें तो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी केरल की बताई गई है। केरल की आर वैल्यू 1.1 बताई गई है। इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहली चीज है, कम करने के लिए हमें अपना क्या प्रोटेक्शन है और क्या प्रिवेंशन मेजर्स हैं उनको लेके चलना पड़ेगा। और उसके लिए सबको पता है कि सिर्फ 2 चीजें इम्पोर्टेंट, कितनी तेजी से रैंप अप होता है, कैसे लोगों को वैक्सीनेशन लगता है, और दूसरा ये होता है कि आप किस तरह का अपना बिहेवियर रख रहे हैं और किस तरह से अपने आप को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज देखने में सामने आ रही है कि लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत तेजी से बदला है, और जिस तरह से लॉकडाउन के पीरियड्स को खत्म किया गया, धीरे धीरे करके सब चीजें खत्म करी गई हैं, लोगों को सब तरीके की सहूलियतें जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। उसका नतीजा ये हो रहा है कि चारों तरफ हिल स्टेशन में, चाहे कहीं के भी नॉर्थ साउथ ईस्ट, हर जगह जिस तरीके का लोगों का मूवमेंट है और कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जिस तरह से लोगों ने छोड़ दिया है, तो वो याद कराता है कि सेकेंड वेव हमारे यहाँ क्यों आई थी और थर्ड वेव अब क्यों आएगी। हर बार ये होता है कि लोगों का जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो चाहे किसी भी वजह से हो, चाहे वो आप रैलीज में जा रहे हो, चाहे वो मीटिंग्स में जा रहे हो, या आप घूमने फिरने हिल स्टेशन पे जा रहे हो, या आप रिलीजियस फेस्टिवल मना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हर चीज जो है जहाँ पर नंबर एक सीमा से बहुत ज्यादा हो जाता है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई मायने नहीं रखता है, तो वहाँ पे ये ट्रांसमिसिबिलिटी और रिप्रोडक्टिव फैक्टर जो है उनकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है। अगर एक वायरस बहुत ज्यादा ट्रांसमिसिबल है जो कि नए वायरस के साथ में आ रहा है, क्योंकि जिस भी वायरस की स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हो रहे हैं, चाहे वो हम लैम्डा की बात करें, चाहे हम डेल्टा की करें, चाहे डेल्टा प्लस की करें, इनकी स्पाइक प्रोटीन में जितना चेंजेस आया है और बढ़ा है, और 3 डेल्टा में 3 है और उसमें लैम्डा में 7 स्पाइक प्रोटीन में चेंजेस आए, तो जितना चेंज स्पाइक प्रोटीन में होता है इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी उतनी बढ़ती जाती है। और हमारे देश में मैं लौटूंगी टंडन साहब आपके पास, आपकी बात जरूर पूरी सुनी जाएगी, लेकिन हमारे साथ फिलहाल हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं गणेश तिवारी। गणेश, जिस तरीके से लगातार अब देश में संक्रमण बढ़ता जा रहा है, एक और जब हमने देखा कि बीच में जो संक्रमण था, जो आंकड़े थे वो कम हुए थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे 40,000 के पार जाने लगे हैं। जिस तरीके से अब संक्रमण बढ़ता है, कहीं ना कहीं जो हम लोगों की लापरवाही है वही इसका कारण माना जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर अगर मुस्कान बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर के बाद जो अभी तमाम, अगर मध्य प्रदेश की बात करें या पूरे देश की बात करें जहां लॉकडाउन लगा हुआ था, ऐसे में अब जब अनलॉक किया गया है प्रदेश को और देश को अनलॉक किया गया है, जरूरी सेवाएं जो है और तमाम चीजों को छूट दी गई है, ऐसे में लोग भी जो है काफी ज्यादा उत्सुक थे बाजारों में आने में। आप देखने में प्राय सामने आ रहा है कि लोगों के मन से जो कोरोना का एक डर था, डर का माहौल बन चुका था, लोग कोरोना की वजह से डर रहे थे, लोग मास्क पहन रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे थे, वो तमाम चीजों को अब भूल चुके हैं। प्रशासन की भी बात करें, नगर निगम की भी बात करें, तो जहां इसके पूर्व में लगातार जो है चालानी कार्रवाइयां कर रहा था,
लेकिन जैसे ही जून माह से पूरे देश और प्रदेश को जो है अनलॉक किया गया है, अनलॉक करते ही पूरे प्रदेश भर में अगर मध्य प्रदेश की ही बात करें मुस्कान, तो यहाँ पर जो तमाम जो कार्रवाइयां की जा रही थी, चालानी कार्रवाइयां की जा रही थी, वो भी पूरी तरह से रुक सी गई थी और लोग जो है पूरी तरह से बेपरवाह नजर आए थे। तो निश्चित तौर पे जहां कोरोना का डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसका खतरा लगातार मंडरा रहा है और लगातार जो है चिकित्सक जो है डॉक्टर्स जो है लगातार लोगों को और सरकार भी चेता रही है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो भयावह हो सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा भयावहता की अगर तीसरी लहर की बात करें तो उन लोगों के लिए ज्यादा भयावह मानी जा रही है गणेश। जिन लोगों को देखिए, अभी वैक्सीन हाल नहीं ही लगी, में जो क्योंकि रिप्रोडक्टिव वैल्यू सामने आई है वो भी काफी चौंकाने वाली और काफी हमें डराने वाली भी है, क्योंकि अब अगर इस तरीके से वैल्यू लगातार बढ़ती जाएगी और संक्रमण दर फैलती रहेगी तो तीसरी लहर जो संभावित बताई जा रही है वो और ज्यादा संक्रामक और ज्यादा घातक हो जाएगी। और इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही हमें देखने को मिली है, अभी गर्मी का मौसम है, जैसे ही हमें थोड़ी बहुत राहत मिली है, थोड़ी बहुत आजादी लॉकडाउन से मिली, वैसे ही हम सब ने हिल स्टेशन का रुख किया। आप बात मसूरी की कर लेते हैं, नैनीताल, देहरादून, कहीं की भी बात अगर करें हम, तो हमने ये तमाम चीजें यहाँ का रुख किया है और इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर हो गई है, उसकी वजह से संक्रमण को न्योता कहीं ना कहीं ये भीड़ दे रही है। निश्चित तौर पर देखिए मुस्कान, अगर बात करें मसूरी की ही बात करें, आपने सही प्रश्न किया। एक तमाम ऐसे वीडियो सामने आए हैं, लोग जो है जैसे ही गर्मी का मौसम था अपने परिवार के साथ ऐसे हिल स्टेशन पर जाना लोगों ने चालू कर दिया, जिसके बाद कई ऐसे वीडियो है जहां पर भारी तादाद में लोग जो है कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए नजर आए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर को लेकर जिस कदर सरकार और जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर्स हैं, लगातार लोगों को चेता रहे हैं कि अभी भी कोरोना देखिए गया नहीं है। कोरोना के आंकड़े जरूर कम आ रहे हैं, लेकिन अभी भी कोरोना गया नहीं है। लगातार जो है तीसरी लहर का संक्रमण और उसका डर बना हुआ है और संक्रमण दर वापस से एक बार तेजी से आना भी प्रारंभ हो चुकी है, जिसका कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात करें तो उसने कहीं ना कहीं दस्तक दे दी है प्रदेश में और पूरे देश भर में कई ऐसे आंकड़े सामने आए। हालांकि अब सरकार की बात करें तो सरकार जरूर उन हिल स्टेशनों पे आज जब बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ और ऐसे वीडियो सामने है, उसके बाद अब जरूर सरकार वापस से एक बार फिर वापस से उस स्ट्रिक्ट एक्शन पे आ रही है। उन तमाम हिल स्टेशन पे इस तरह की अगर भीड़ की जाती तो वहां पर कार्रवाइयां भी की जा रही हैं। तमाम बिल्कुल, ऐसी लेकिन गणेश, ये सोचने वाली बात है कि जब इस तरीके की चीजें सामने आती है सरकार तभी क्यों जागती है? पहले ही हमें सख्त गाइडलाइन बना देनी चाहिए थी ताकि ये स्थितियां ही ना बनती। मैं लौटूंगी आपके पास गणेश। डॉक्टर टंडन हमारे साथ मौजूद हैं। टंडन साहब, आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। देखिए, जो लापरवाही हमारी है ये हमने देखी है स्थितियां, कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि जो हमने अनलॉक किया वो वाकई बहुत जल्दी हमने अनलॉक कर दिया। अगर स्थिति को थोड़ा और संभाल लेते तो शायद तीसरी लहर आने का खतरा बहुत ज्यादा टल सकता था। ये बातें बहुत जगह से सामने आई थी कि लोग बात कर रहे थे। इवन WHO ने भी कहा था कि इंडिया को थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेना चाहिए क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा हैं और वैक्सीनेशन उतना नहीं हुआ है, तो इनका लॉकडाउन बहुत जल्दी खत्म नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा देख कर वेट करके सब कुछ करना चाहिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ लॉकडाउन खत्म करने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं कि लोगों की जितनी इकोनॉमिक कंडीशंस है उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स आती है। हर तरफ से जो है वो आवाज़ें आती हैं कि आप लॉकडाउन खत्म कीजिए, बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कतें हो रही है। पर इन सब चीज़ों की वैल्यू हमने बहुत बार पहले भी बताई कि इकोनॉमिक्स और हर चीज़ की वैल्यू को जो है हम हेल्थ के इकोनॉमिक्स के साथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो कभी भी इकोनॉमी का जो है वो नुकसान नहीं होता। आप जितना बीमारी के ऊपर खर्चते हो एक बीमारी को पकड़ करके और उसका इलाज करने में, अगर उसका कैलकुलेशन किया जाए टोटल खर्चे का और कितना इकोनॉमिक लॉस उसका करा जाए, तो हमेशा ये पाया जाएगा कि जो जिंदगियों का लॉस होता है और जो खर्चा होता है इलाज के ऊपर, उन सब का कैलकुलेशन अगर करेंगे तो वो डेफिनेट इकोनॉमिक्स जो हमारी कैलकुलेट की जाती है उससे ज्यादा होगा। किसी की जिंदगी की कीमत लगाना बहुत मुश्किल है और जितना उसके बाद नुकसान होता है इस परिवार को, इसका अंदाज लगाना भी बहुत मुश्किल है, चाहे आप कितनी भी मदद करें। तो हमें हर नजरिए से देखेंगे तो लॉकडाउन और उसका जिस तरीके से रिलैक्सेशन होना चाहिए उस पर थोड़े से कंट्रोल होने चाहिए। पर सबसे जरूरी चीज ये है कि क्या आम जनता ने ये नहीं देखा कि सेकेंड वेव में जिस समय प्रॉब्लम्स आई थी, जिस तरीके से लोगों की भीड़ हर तरफ जा रही थी, हर प्रोग्राम को अटेंड कर रही थी बिना सोशल डिस्टेंसिंग और बिना मास्किंग के, तो उसका असर ये हुआ कि मई में हमें 4 लाख नंबर केसेस देखने को मिले। जब 4 लाख नंबर किसी भी देश में आएंगे तो उसकी हर स्ट्रक्चर जो है चरमरा जाएगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ का हो
या डॉक्टर्स के ऊपर हो या दवाइयों का हो या किसी भी चीज का हो। तो उस चीज को सबको अपने ध्यान में रखना चाहिए। और ये सबको पता है, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं कि थर्ड वेव का जो है पैटर्न आ रहा है। विश्व के कई देशों में थर्ड वेव ऑलरेडी आ चुकी है। उन सब ने दोबारा अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया, फिर धीरे धीरे खोलना शुरू किया है और फिर वो परेशान हो रहे हैं कि डेल्टा वायरस जिस तरह से 86 कंट्रीज में पहुंच गया। इजराइल जहाँ सबसे पहले वैक्सीनेशन कंप्लीट कर लिया था उन्होंने अपनी हर्ड इम्यूनिटी के हिसाब से, वहां पे उन्होंने मास्क को रिलैक्स कर दिया था। तो अब उनके यहाँ नंबर बढ़ना शुरू हो गया। डेल्टा वेरिएंट ने उनके यहाँ भी असर डालना शुरू किया है। तो हर एक को ये देखना है कि वहां पर भी मास्क वापस आ गया। यूके में जो 18-21 जून को खत्म होना था लॉकडाउन, वो एक्सटेंड करके 19 जुलाई तक उन्होंने कर दिया। वहाँ हालांकि बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस खत्म कर दिए गए हैं। फुटबॉल मैचेस भी हो रहे हैं, विंबलडन भी हो रहा है, सब में लोग जा रहे हैं, भीड़ जा रही है बिना मास्क के। और वहाँ का प्रेडिक्शन आ रहा है कि आने वाले समय में एक दिन में केसेस 50,000 से 1 लाख की उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी डेल्टा वेरिएंट आ चुका है। वैक्सीनेशन यही लापरवाही डॉक्टर साहब हमारी है, यही लापरवाही हमारी और हमारी सरकारों की भी है। देखिए, इसमें जो मानने वाली बात वो यही है कि लापरवाही हर तरफ से हो रही है। जनता ने भी तमाम चीजें देखी है और सरकार ने भी अपनी खामियों को छुपाने के लिए बहुत कुछ किया है। हमने वैक्सीनेशन की कमी देखी, ऑक्सीजन की कमी देखी। उस चीज के बाद अगर इस तरीके की स्थितियां एक बार फिर से बनती है, अगर हम लॉकडाउन को थोड़ा और बढ़ा देते तो शायद हमें दोबारा लॉकडाउन ना लगाना पड़ता। लेकिन अब जिस तरीके से 40,000 तीसरी लहर में जो आंकड़े बताए गए हैं कि 40,000 तक आएंगे ये आंकड़े, तो उससे भी बहुत ज्यादा सर ये जो चीजें हैं वो समझने वाली बात है, क्योंकि अगर इतने आंकड़े एक दिन में आते हैं तो फिर लॉकडाउन की स्थिति बनेगी। तो ये परेशानी बहुत बड़ी है। अब आप देखिए ना कि लोगों को सोचना चाहिए कि क्या चीजें आपकी जिंदगी में रोज के लिए जरूरी है। हर चीज का समय आएगा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो जो हमारा पहला पेंडेमिक जो रिपोर्टेड है 100 साल पहले का स्पेनिश फ्लू का, वो करीबन 2.5 साल चला था और 2.5 साल के बाद जाकर के उसके ऊपर लगाम लगी थी। जबकि उस समय हमारे पास वैक्सीनेशन और इन सब की कोई सुविधा नहीं थी, परंतु अल्टीमेटली उसके ऊपर लगाम लग गई थी। हर्ड इम्यूनिटी हुई होगी, उसकी वजह से वो रुका होगा। अब वैक्सीनेशन भी है तो हम चल भी रहे हैं, हमें सब कुछ पता है कि इसका वायरस का पैटर्न क्या है, ये बढ़ेगा, ये इसमें म्यूटेशंस होंगे, क्योंकि उसने आप उसे मारने की कोशिश करोगे, वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए ये म्यूटेशंस हो रहे हैं। इसीलिए आज तक जो है जो 7 वेरिएंट है जिनकी इम्पोर्टेंस है, जो कंसर्न है या इम्पोर्टेंट है, उनके ऊपर निगाह रखी जा रही है। रोज एक नया वेरिएंट आता है और उसके ऊपर स्टडी होती है कि वो क्या कर रहा है। तो जब हम सब चीजें देख रहे हैं, हमें पता है। पास एक बार फिर से आपसे जानकारी जरूर लेंगे, आपके बात भी पूरी सुनेंगे, लेकिन गणेश मैं आपका रुख करना चाहूंगी। मध्य प्रदेश में फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, लापरवाही हमने हर जगह देखी, लेकिन मध्य प्रदेश में किस तरह की लापरवाही, या फिर जनता जागरूक है, और अगर लापरवाही है तो प्रशासन क्यों उस पर नहीं जाग रहा? देखिए मुस्कान, जब मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में निश्चित तौर पर अगर प्रदेश भर में अगर बात करें तो हिल स्टेशन, तमाम हिल स्टेशनों पर आम जन जो है, जो जनता है, वो लगातार वहां पर भारी तादाद में पहुंच रही है। और सबसे बड़ी चीज अगर वहां पर देखा जाए तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जिनको कि अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई है, टीकाकरण उनका नहीं हो पाया है, जो छोटे बच्चे हैं 18 साल 14 साल से कम उम्र के बच्चे, उनका भी अभी किसी तरह से कोई टीकाकरण नहीं हुआ। लेकिन वो लोग भी पूरे परिवार के साथ में भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि जब सरकार को इस बारे में ऐसा संज्ञान में आया है, तमाम मीडिया के माध्यमों से ये चीजें संज्ञान में आई, तो अब जरूर प्रदेश भर में इस पर सख्ती की जा रही है। तमाम जो हिल स्टेशनों पर जो लोग पहुंच रहे हैं वहां पर अब इन लोगों को रोका जा रहा है। लेकिन बड़ी संख्या में अगर सबसे बड़ी बात करें तो जहां व्यापारिक गतिविधियों को पूरी तरह से यहाँ पर सरकार ने फ्री किया था कि व्यापारिक गतिविधियां चालू की जा सकती है, लेकिन उसी का फायदा जो है आम जनों ने भी फायदा उठाया और बड़ी जगह पे बड़ी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ भी घूमने के लिए और फिरने के लिए ऐसे हिल स्टेशनों पर निकल चुके हैं, जिसका खामियाजा यही है कि तीसरी लहर को कहीं ना कहीं हम स्वयं जो है, जिस कदर हम लोग इस भीड़ भारी तादाद में लोग जा रहे हैं ऐसे हिल स्टेशनों पर, कहीं ना कहीं कोरोना की तीसरी लहर को हम स्वयं आमंत्रित कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने अब जरूर इस पर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं, जहां लोगों के चेहरे से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से एक बार फिर कोरोना की दूसरी लहर के बाद जैसे ही अनलॉक प्रदेश हुआ था, उसके बाद लोगों के मुंह से मास्क उतर चुका था, सोशल डिस्टेंसिंग लोग भूल चुके थे। लेकिन अब प्रदेश से अगर इंदौर की बात करें तो जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इंदौर आए हुए थे और गृह मंत्री भी नरोत्तम मिश्रा भी हाल ही में इंदौर आए हुए हैं और उन्होंने कोरोना की एक समीक्षा बैठक की है, तब उन्होंने भारी तादाद से लोगों ने देखा, क्योंकि अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर बड़ी तादाद में लोग जो है यहाँ पर आसपास घूमने
आते हैं। ऐसे कई स्थान है, धार्मिक स्थान है, चाहे उज्जैन की बात करें या फिर ओंकारेश्वर की बात करें या मंडलेश्वर की बात करें, ऐसे कई धार्मिक स्थान है जहाँ पर भारी तादाद में लोग पिकनिक स्थल पर और धार्मिक जगहों पर जाते हैं। तो वहां पर अब सरकार ने जरूर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के दिशा निर्देश के बाद अब सख्ती की जा रही है। अब बगैर मास्क के जो लोग भी दिख रहे हैं उन पर एक बार फिर जो पहले चालानी कार्रवाई की जा रही थी वो एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। साथ ही ऐसी जगह पर जहां पर किसी तरह की धार्मिक गतिविधियां होती हैं या फिर शादी ब्याह, जहां पर अभी देखने में आता है कि सरकार ने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि 50 लोगों से ज्यादा को शादी ब्याह में आप नहीं बुला सकते, लेकिन वहां पर भी लोग अब इस नियम कानून को दरकिनार करते हुए बड़ी तादाद में लोग बुला रहे थे। लेकिन अब सरकार वहां पर भी लगातार जो है प्रशासनिक और नगर निगम की टीमें अब वहां पर भी कार्रवाई कर रही है, वहां पर भी देखा जा रहा है कि वहां पर नजर रखी जा रही है। तो अब हालांकि सरकार एक बार फिर वापस से एक्शन मोड पे आई है। लगातार प्रशासनिक अमला और नगर निगम के अधिकारी इस पर लोगों को सजगता से लाने के लिए और कोरोना की तीसरी लहर से बचाने के लिए वापस से एक्शन मोड पर आए हैं। चालानी कार्रवाई वापस से चालू की कहीं, ताकि चालानी कार्रवाई का डर ही सुनकर लोग कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके थे उसे एक बार फिर वापस से उसको मेंटेन करे और लोग मास्क पहने। तो हालांकि सरकार एक बार फिर अब एक्शन मोड पे जरूर आई है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें पूरी तरह से गलतियां हैं, क्योंकि जैसे ही प्रदेश अनलॉक हुआ था। सबसे बड़ी बात है, यही देखने वाली बात है कि सरकारें बहुत ही देर से जाग रही हैं। बहुत शुक्र गणेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। लेकिन टंडन साहब, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, हमारी जो डिसीजन मेकिंग प्रणाली है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, उसी पर सीधे सवाल उठते हैं, क्योंकि हम जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत देर से लेते हैं, बहुत देर हो जाती है। हमने वैक्सीनेशन जो ऑर्डर था वैक्सीन का, उसको देने में भी हमने बहुत देर कर दी, और उसके बाद अब जिस तरीके से हम वैक्सीन की किल्लत देख रहे हैं, किल्लत महसूस कर रहे हैं, वो उसी देरी का प्रमाण है। और अब हम डिसीजन लेने में देरी कर रहे हैं, शायद इसी देरी की वजह से तीसरी लहर आएगी और ज्यादा घातक होकर आएगी। देखिए, तीसरी लहर के आने के लिए सारी चीज़ों के ही ऊपर आप निगाह रख सकते हो, क्योंकि हमारा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो डेफिनेटली हमारे उस हिसाब से नहीं चल रहा है जिस हिसाब से हमारे को ज़रूरत है, जिस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है। अगर हमारे वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन कम है तो हमारे को बाहर से वैक्सीन मंगाने का जो था डिसीजन बहुत पहले लेना चाहिए था। हालांकि अब लिया गया है, पर अभी भी किसी भी फॉरेन कंपनी ने, चाहे वो फाइजर हो चाहे वो मॉडर्ना हो, किसी ने भी अभी हमारे को वैक्सीन सप्लाई नहीं करी। सिर्फ एक स्पुतनिक की आई थी मई में, पर उसका भी प्रोडक्शन कितने लेवल पे पहुंचा है और कितनी वैक्सीन अभी लग रही हैं स्पुतनिक के, उस पर भी हमें अभी इतना खास ज्ञान नहीं मिल रहा है। क्योंकि दिल्ली में हमें पता चला था कि 2 सेंटर्स में लगना शुरू हुआ था प्राइवेट में, तो वहाँ पर लग रही थी। तो इसके माने ये कि अभी भी हमें वैक्सीनेशन के लिए सिर्फ अपनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन पे डिपेंड करना पड़ रहा है, और कोवैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को भी परमिशन दी गई, लाइसेंस दिया गया कि वो भी बना रहे हैं। तो ये नंबर बढ़ेगा तभी हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जिसको हमने वैक्सीनेट करने का प्रोग्राम रखा है कि 100 करोड़ को हम वैक्सीनेट कर पाए, तो वो उसमें काफी समय लग जाएगा। परंतु उससे पहले थर्ड वेव आने से हम कैसे रोक सकते हैं, हमें इस बात से प्रभावकारी जानकारी लोगों को देना है और लोगों को खुद भी समझना है। सरकार ने पिछली बार सेकेंड वेव आने से पहले कभी भी इस बारे में बात नहीं करी कि लोग किस तरह से बिहेवियर कर रहे हैं, कैसे भीड़ों में जा रहे हैं, कैसे रैलियां अटेंड कर रहे हैं, कैसे पार्टी अटेंड कर रहे हैं, कैसे धार्मिक स्थानों पे जा रहे हैं। पर इस बार एक बात जरूर थोड़ी सी है कि सरकारें कुछ भीड़ को देख के चिंताजनक हुई और चिंता उन्होंने व्यक्त करी, और उसके बाद उन्होंने कुछ स्टेटमेंट देना शुरू किए। तो कुछ तो हद तक उन्होंने इस बार अब की जो है एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। परंतु फाइन भी आपने लगाया, दिल्ली में पिछले 2 महीने में 51 करोड़ रुपए फाइन के रूप में वसूले गए हैं लोगों के कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर की वजह से। इसके मतलब ये है कि आम जनता फाइन देने के लिए तैयार है, पर एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए नहीं तैयार है। आप ये सोचो कि कितना नुकसान हो रहा है। ये हम सोचते हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, सब ठीक है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार हमने पहली लहर हमने फेस की थी, उस समय हमने ये चीजें देखी थी। जब लोगों में कोरोना का खौफ था, उस समय लोग कोरोना से भी डर रहे थे और प्रशासन से भी डर रहे थे। चाहे वो कोरोना से डरकर मास्क लगाएं, चाहे वो प्रशासन की चालानी कार्रवाई से डरकर मास्क लगाएं, लेकिन उस समय बिहेवियर जो कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसका पालन हो रहा था। लेकिन अब लोगों में से कोरोना का भी खौफ निकल गया है और प्रशासन का भी।
वही परेशानी है, वही चीज कह रहे हैं ना कि दोनों ही लोगों को अगर किसी भी चीज का डर नहीं है तो हमने जो सेकेंड वेव में परेशानियां झेली हैं, जितनी प्राही मची थी हेल्थ केयर के लिए, ऑक्सीजन के लिए, दवाइयों के लिए, उस तरीके का अगर हम माहौल फिर से बनाएंगे तो इसमें देश का और देशवासियों का और खासकर उन परिवारों का जिनके लोगों की जान पहले गई है और या जिन लोगों को अब सीवियर इन्फेक्शन होगा उनको परेशानियां आएंगी। तो लोगों को ये सोचना है कि अल्टीमेटली परेशानी आम जनता के लिए है। आम जनता को एकजुट होकर के इस प्रोग्राम में लगना चाहिए कि लोगों को फोर्स करे कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए कि आप फॉलो कीजिए और खुद अपने आप पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, क्योंकि एक हमें मान के ये चलना है कि हमारे पास आज की तारीख में एक ही शक्ति है जो हमारे 140 करोड़ लोगों के हाथ में है और वो है अपने आप पे कंट्रोल, संयम, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग। सरकारों को चाहिए स्ट्रिक्ट हो जाएं, फाइन लगाएं और सब जगह पे रेगुलेटरी वे में हर मार्केट को और हर चीज को ओपन करें। दिल्ली में रोज 2 मार्केट बंद हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बिहेवियर लोगों के कि इस तरीके की भीड़ होती है और परेशानियां हो रही हैं। पर ये सब चीजें रेगुलर हो जानी चाहिए और लोगों को इसमें सपोर्ट करना चाहिए अपना अपने लोगों का। अब तक तो लोगों को इसकी आदत हो जानी चाहिए डॉक्टर साहब, हमने जिस तरीके से चीजें देखी है। मैं लौटूंगी आपके पास एक बार फिर से, हमारे साथ मैं लौटूंगी डॉक्टर साहब। हमारे साथ विवेक राजौरिया संवाददाता झांसी से मौजूद हैं। विवेक, जिस तरीके की स्थितियां अब हमने देखी है कोरोना काल में, फिलहाल झांसी की क्या कुछ अपडेट है कोरोना की, और जो लोगों की लापरवाही कोरोना में हम अब देख रहे हैं, कोरोना के केस कम होने के समय में, वो लापरवाही क्या वाकई झांसी में भी दिख रही है या वहां के लोग जागरूक हैं फिलहाल? देखिए, बात करें झांसी जनपद की तो झांसी में कोरोना की स्थिति अभी तक तो काफी गंभीर नजर आई हुई थी, लेकिन अभी इस समय जो हालात है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी हैं और यहाँ के प्रशासन और मेडिकल टीम काफी अपने जो है अपनी काफी मशक्कत कर रही है और काफी कड़ाई कर रही है, काफी ऐसे प्रावधान भी किए हैं जिससे स्थिति को नियंत्रण और बहुत ही काबू में कर लिया गया है। तो काबू में कर लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है विवेक, जो लोग लापरवाहियां बरतते नजर आ रहे हैं, किसी भी हिल स्टेशन की बात कर ले, हिल स्टेशन पर लोग अब गर्मी की वजह से जाने लगे हैं, क्या ऐसी कोई लापरवाही देखने को मिली झांसी में? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, झांसी में पहले इस तरह की काफी लापरवाही चल रही थी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन को लेके पुलिस प्रशासन भी काफी सख्त हुआ और लगातार मास्क का चालान करना चालू किया, जिससे लोग जागरूक हुए और बराबर अब ये लापरवाही यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है प्रॉपर। ठीक है, मैं लौटूंगी विवेक आपके पास। मैं टंडन साहब आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, कई जगह ऐसी है भी, झांसी की हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर प्रशासन ने चालाना कार्रवाई शुरू कर दी है और जो लोग हैं वो अब डरने लगे हैं और कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करने लगे हैं। लेकिन ये हर जगह नहीं हो रहा है सर, जहां संक्रमण ज्यादा अभी चाहे कम है चाहे ज्यादा है, लेकिन लोगों की लापरवाही बेहद ज्यादा हो चुकी है और वाकई अब ये जो स्थितियां हैं ये नियंत्रण से बाहर होती जा रही हैं। सबको ये समझना है कि चालान करने से आपको अगर डर लगता है तो आप मास्क लगाते नहीं। आप मास्क आपके हाथ में होगा या आपके गर्दन में लटका होगा, आप पुलिस देखोगे तो आप मास्क लगा लो। तो ये चीज फायदेमंद नहीं है। मास्क को आपने प्रॉपर लगाना है, प्रॉपर फिटिंग मास्क है और वो आपके नाक पर और चेहरे के ऊपर, मुंह के ऊपर हर समय लगाना चाहिए जब आप घर से बाहर निकलते, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि कौन सा वायरस किस समय आपके पास आ जाएगा। सबसे बड़ी जरूरत इस समय समझने की ये है कि आपको वैक्सीन भी लग चुकी हो सकता है, आपको हो सकता है इन्फेक्शन भी हो चुका हो, परंतु ये दोनों चीजें आपको बीमारी की सीवियरिटी से बचाने में सक्षम होंगी, परंतु आपको इन्फेक्शन नहीं होगा या आप किसी दूसरे को इन्फेक्शन नहीं दोगे, इसके ऊपर कोई भी जो है अंकुश नहीं लगेगा। इसके ऊपर अगर अंकुश लगाना है तो उसके लिए सिर्फ एक मास्क ऐसी चीज है जो आपको प्रोटेक्शन दे सकेगा। तो सबको मास्क लगाना है। ये प्रोटेक्शन लेने के लिए सिर्फ जनता को ही खुद पर कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर वो खुद जागरूक हो जाएंगी तो हर चीज काबू में आ जाएगी। बहुत शुक्रिया टंडन साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना आपने कीमती समय हमें दिया और तमाम जानकारी आपने हमें दी, बहुत शुक्रिया उसके लिए। विवेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।